हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल के क्वेश्चन जो आते हैं आपके आईपीसी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर लॉ एंट्रेंस में आए हुए हैं क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं हम। द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइन एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। एक जो है संधि जो है इन्फोर्स होता है लॉ द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा सेक्शन है वो? तो 2E जो है एग्रीमेंट का बताता है, 2H जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ बताता है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बताता है, एंड 2D आपका जो है प्रॉमिस के बारे में बताता है कि डू या नॉट टू डू। प्रॉमिस जो है अगर कोई करते हैं हम तो करना है या नहीं करना है, एब्सटेन करना है, ये उसके बारे में बताएगा। एंड 2G जो है आपका नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ के बारे में बताता है। तो अब आपको समझ गए होंगे एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ कौन सा सेक्शन है वो। तो 2H होगा आपका, द राइट ऑप्शन इज आपका 2H, बी ऑप्शन सही है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट टू प्रॉमिस इज फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर। यहाँ पे सेक्शन 2E की बात हो रहा है, तो यू नो डेट ऑल्सो मैंने ऊपर आपको बताया ही है। 2E किसके बारे में बात करता है? एग्रीमेंट के बारे में। तो जो है जो भी प्रॉमिस या जो भी प्रॉमिस किया जाता है वो 2E कौन सा सेक्शन बताता है? तो वो एग्रीमेंट के बारे में बताता है, समझौता या सहमति के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा 2E सेक्शन एग्रीमेंट के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम। एक जो है आप प्रपोजल देते हैं, वो एक्सेप्ट जब कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? ऑफ़र हो जाता है, या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या प्रॉमिस हो जाता है, या एग्रीमेंट हो जाता है। तो ऑफ़र या प्रपोजल एक ही होता है। जब आप ऑफ़र या प्रपोजल देंगे तो वो क्या बन जाता है? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वो बाद में होता है, लेकिन उसके पहले वो क्या बनता है? प्रॉमिस। इसीलिए जो है प्रपोजल अगर आपको कोई दे रहा है या ऑफ़र दे रहा है तो सबसे पहले आपका प्रॉमिस बनेगा। तो याद रखिएगा ये। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, राइट आंसर आपका सी है। अ प्रॉमिस नॉट सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन इज कॉल्ड। एक प्रॉमिस जो कंसीडर नहीं किया जाता, नहीं उसको सपोर्ट किया जा सकता है, क्या कहते हैं उसको? जो है कंसीडर नहीं किया जा सकता प्रॉमिस के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? नैडम पैक्टम। मतलब बेयर एक जो है नैडम पैक्टम मतलब होता है बेयर, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस आप जानते हो, स्वीकार करना, एग्रीमेंट, समझौता, प्रपोजल, प्रस्ताव। तो राइट आंसर आपका क्या है? नैडम पैक्टम। राइट आंसर ए है, जिसे बेयर प्रॉमिस कहते हैं। और प्रॉमिस नॉट सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन, यानी कि विचार नहीं किया सकता जिस जो है प्रॉमिस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेयर प्रॉमिस, या जो है नेकेड प्रॉमिस कहते हैं उसको, जो है लीगल लैंग्वेज में नैडम पैक्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टर्म प्रपोजल और ऑफर हैज़ बीन डिफाइन इन अ। एक प्रपोजल या ऑफर किस में डिफाइन किया गया? एक प्रस्ताव या ऑफर आपको जो है प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं वो किस जो है सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C एंड सेक्शन 2D। तो विच सेक्शन डिसाइड द प्रपोजल एंड ऑफर? तो आप जानते हो कि जो है 2A में डिसाइड किया गया है ऑफ़र के बारे में, प्रपोजल के बारे में। 2B में डिसाइड किया गया प्रॉमिस के बारे में। 2C में प्रोमिसी एंड प्रोमीजर के बारे में डिसाइड किया गया है। 2D में डिजायर ऑफ प्रोमीजर के बारे में डिसाइड किया गया है कि वो करना चाहता है, वचन अपना देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। ये सारा डिपेंड 2D में है। तो ये याद रखिएगा सारे सेक्शन 2A, B, C, D किसके लिए दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? एक प्रपोजल ऑफर किस में डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में, सॉरी, किस में डिफाइन किया गया है? तो राइट आंसर आपका जो है 2A होगा, ऑफर या प्रपोजल जिसे हम कहते हैं प्रस्ताव। योर राइट आंसर इज 2A। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूरी, ये क्वेश्चन जरूर कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन अगर लीगल में आ रहे हैं आपके तो ये जरूरी आएगा ये। अब वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड। एक जो है अवयस्क एग्रीमेंट, एक समझौता जो है शून्य होता है। द प्रपोजिशन इज मेड इन, किस केस में ये बोला गया था माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड? मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये। आपके ऑप्शन है फर्स्ट निहाल चंद वर्सेज जान खान, सेकंड है श्री कृष्णन वर्सेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सी है मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष, एंड डी है नंजप्पा वर्सेज मुथुस्वामी। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। माइनर एग्रीमेंट इज वाइड किस केस में बोला गया? अगर आप जो है लॉ पढ़ने जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, तो ये केस आपका जो है आपके पेपर में, कॉन्ट्रैक्ट पेपर जब होगा आपका सेमेस्टर का, उसमें भी ये केस जरूर आता है। राइट आंसर आपका जो है मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट अ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप जो इसे प्रत्येक जो है समझौता या जो है प्रस्ताव इन्फोर्स करता है लॉ के द्वारा कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट है या संधि है। तो ये किसने कहा था? इसने पोलॉक ने कहा था, आंस्टीन, बेंथम और सॉलमंड ने नहीं कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है ऑप्शन वन ऑफ मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और द अदर। एक समझौता जो कानून द्वारा सही है
वो ऑप्शन के रूप में एक या दूसरे पार्टी के लिए अवेलेबल है, बट जो है दूसरा ऑप्शन उसके संदर्भ में किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, वो समझौता क्या कहलाता है? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नैडम पैक्टम। तो ये वॉइडेबल कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फॉर अदर, दूसरे के लिए जो अवेलेबल ना हो उसे जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम इन फोर्स ऑन, कब जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू हुआ था? तो सितंबर 1 1872 में लागू हुआ था। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कभी कभी लॉ के एंट्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पीनल कोड 1860 कब लागू हुआ था? तो वो जो है 6 अक्टूबर 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर, अगर कोई किडनैपिंग होता है या कंसेंट माइनर का होता है, उसको बहला फुसला कर ले जाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए पार्सली मटेरियल, बी होली मटेरियल, सी पार्सली मटेरियल एंड डी होली मटेरियल। मतलब पूर्ण रूप से सही है ये या पूर्ण रूप से गलत है, महत्वहीन है? तो ये आपका ऑप्शन है राइट, जो है पूर्ण रूप से महत्वहीन है, ये होली इमैटेरियल होगा। सेक्शन 361 ये डिफाइन करता है आईपीसी में कि अगर कॉन्सेंट भी रहता है माइनर का, तब बहला फुसला के ले भी जाते हैं तो वो किडनैपिंग में गिना जाएगा, इसके लिए आपको सज़ा होगी। ये जो है सही नहीं माना जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कमिटिंग अ मर्डर रिमूव सम ऑर्नामेंट फ्रॉम द डेड बॉडी, तो द एक्यूज्ड पी गिल्टी एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, द रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट अमाउंट। एक पर्सन पी है जो कमिट करता है मर्डर को और उसके बाद जो है सारे गहने डेड बॉडी से उतार देता है, रिमूव कर देता है, तो वो पी जो है गिल्टी है ऑफेंस ऑफ मर्डर का। और जो रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट है उसके लिए वो कौन सा गिल्ट माना जाएगा? वो तो थेफ्ट आपका यूनिट ऑल्सो 378 डिफाइन करता है, मिसचीफ 425 डिफाइन करता है, मिस एप्रोप्रिएशन 403 डिफाइन करता है एंड रॉबरी 392 डिफाइन करता है। थेफ्ट मतलब चोरी होता है। मर्डर के अलावा जो गहने उतारने का क्राइम है वो जो है मिस एप्रोप्रिएशन गबन कहलाएगा, ये याद रखिएगा। सेक्शन 403 डिफाइन करता है आईपीसी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप अंडर द सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी कैन बी। आईपीसी की धारा 361 के अनुसार किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप अंडर सेक्शन भी क्या क्या हो सकता है? वो अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन ऑफ अंडर 18 ईयर ऑफ एज ऑफ फीमेल, अ पर्सन इज अंडर 16 ईयर ऑफ मेल, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव है। अनसाउंड माइंड हो वो, या फिर जो है 18 ईयर ऑफ फीमेल हो, अटेंड ना किया हो, या फिर जो है पर्सन जो है अंडर 16 ईयर ऑफ एज हो, मेल हो, तो वो जो है गलत माना जाएगा ये टोटली। इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी आईपीसी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टू और मोर पर्सन एग्री टू डू अ इलीगल एक्ट, टू डू एन एक्ट बाई इलीगल मीन्स सच एज अमाउंट ऑफ टू। अगर जो है दो या दो से अधिक आदमी जो है किसी गलत कृत्य को करने के लिए राजी होते हैं या फिर जो है गलत कृत्य उनके द्वारा किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कंस्पायरेसी, क्रिमिनल इंडिक्टमेंट, अबेटमेंट, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। क्रिमिनल कंस्पायरेसी कहलाएगा ये। सेक्शन 120 डिफाइन करता है ये कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी गलत कृत्य को करने के लिए दोषी पाए जाते हैं, तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ब्रुटलिटी इन बिल्ट एवरी मर्डर बट इन केस ऑफ एवरी मर्डर डेथ सेंटेंस इज नॉट इम्पोज। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि जो है हर मर्डर में जो है निर्दयता रहती है, लेकिन जो है हर मर्डर को जो है डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो इसमें कौन सा केस था ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो रेघु महेश वर्सेस राजेंद्र प्रसाद, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मधुसूदन प्रसाद, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस ललित टंडन एंड प्रेम सागर वर्सेस धर्मवीर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। तो मैं आपको बता दूं, रेघु महेश वर्सेस राजेंद्र प्रसाद 2004 इलेक्शन से रिलेटेड केस था ये। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मधुसूदन प्रसाद जो है ड्यूटी जो है टाइम पे नहीं करने का जो है उसके लिए उनको ड्यूटी रिलेटेड केस था। जो ये सीआरपीएफ में थे, मधुसूदन प्रसाद जो है अपनी ड्यूटी टाइम से ज्वाइन नहीं कर पाए, एक्सपायरी के बाद भी इनका जो है टर्म मिला था जो छुट्टी का, उसके बाद, तो उस पर रिलेटेड केस है ये। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस ललित टंडन जो है इन सूट ऑफ प्रॉपर्टी का केस था। प्रेम सागर वर्सेस धर्मवीर जो है इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्रुटलिटी इन बिल्ट इन एवरी मर्डर बट इन केस ऑफ एवरी मर्डर डेथ सेंटेंस इज नॉट इम्पोज्ड। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये। आईपीसी जब पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन भी आता है। मोस्टली हाई स्टैंडर्ड लेवल के जो है एंट्रेंस एग्जाम लॉ के हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है ये केस, लाइक अ क्लैट, DU, BHU एग्जेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर नोट कीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है लॉ एंट्रेंस में, अगर क्रिमिनल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो एक्स नो द वाई बिहाइंड द बुश, एक्स जानता है कि वाई जो है झाड़ी के पीछे है। जेड डज नॉट नो, जेड नहीं जानता है कि वाई झाड़ी के पीछे है। एक्स इंटेंडिंग टू कॉज अ नो टू बी लाइकली टू कॉज अ वाई डेथ, इंड्यूस जेड टू फायर अ बुश। एक्स जानते हुए भी ये नहीं बताता है जेड को कि जो है वाई जो है झाड़ी के पीछे है, और जेड को ये कहता है कि जो है तुम फायर करो, उधर जो है तुम शिकार कर सकते हो। जेड फायर एंड किल वाई, जेड फायर करता है और जो है वाई को मार देता है। हेयर द जेड में बी गिल्टी ऑफ अ नो ऑफेंस बट
यहाँ पे जेड जो है किसी भी कृत्य के लिए दोषी नहीं है, लेकिन तो फिर दोषी कौन हुआ? ऑप्शन है आपका एक्स हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, एक्स ने कोई जो है गलत कृत्य नहीं किया है। एक्स हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, एक्स ने जो है कल्पेबल होमोसाइड का कमिट किया है, गलत कृत्य किया है। जेड हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर, जेड जो है हत्या का लिए दोषी है, या फिर एक्स जो है बहकाव के लिए दोषी है। तो आपका राइट आंसर जो है एक्स हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, सेक्शन 304 के लिए दोषी है वो, कल्पेबल होमोसाइड के लिए दोषी है वो, क्योंकि उसने जो है दूसरे को बहका के जो है उससे जो है हत्या कराई है वाई की। तो दिस इज द ऑफेंस ऑफ अ कल्पेबल होमोसाइड सेक्शन 304, इसलिए एक्स ही पूर्ण रूप से दोषी हुआ, जेड किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट या प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।